जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आ गए हैं हम आज आपके लिए लेके एक और नया वीडियो क्लास 10th के लिए, जिसका नाम है, जिस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लेके आए। आपको लाइफ प्रोसेस इतने अच्छे से समझाएंगे कि आपसे जितने भी बोर्ड्स में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपसे लगने लगेंगे। ये चैप्टर जिन बच्चों को टफ लगता था वो ईजी लगने लगेगा आज से ही। तो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस भी टाइम पर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को, बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है इसका स्टूडेंट्स? लाइफ प्रोसेस। इसको स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस। अच्छा, जो एक आज कोड देते हैं आपको कि अगर राजा बनने का शौक़ रखते हैं तो मजदूर की तरह मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस कोड के साथ स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लाइफ प्रोसेस, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि सर लाइफ प्रोसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है स्टूडेंट्स जो कि हमारी बॉडी में अगर हम काम ना भी कर रहे हो तो वो प्रोसेस चलती ही रहती है। जैसे कि अगर हम बैठे हुए हैं क्लास में हेड डाउन करके, या हम थोड़ी देर के लिए स्लीप ले ली है स्टडी करते करते, तो जब हम सो जाते हैं रात को तब भी हमारी प्रोसेसेस बॉडी की चलती रहती हैं। उन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और एक और इनकी डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में है कि प्रोसेसेस विच टुगेदर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, मतलब वो प्रोसेसेस विच मेंटेन processes which perform maintenance of the body are called life processes। यानी कि वो मेंटेनेंस की जॉब को भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको भी हम लाइफ प्रोसेसेस कह रहे होते हैं। आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए बच्चों। अपन लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म processes which together perform maintenance job called लाइफ प्रोसेसेस, है ना। जो मेंटेनेंस भी साथ साथ कर रहे होते हैं उनको हम लाइफ प्रोसेस। ये मेंटेनेंस क्या है ये लिखवा देते हैं आपको स्टूडेंट्स। मेंटेनेंस का स्टूडेंट्स मतलब है प्रिवेंट करना डैमेज और ब्रेक डाउन इन द बॉडी। प्रिवेंट ब्रेक डाउन एंड डैमेज, इन दो चीज़ों को बॉडी में बचाना ही लाइफ प्रोसेस है। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं हमारी लाइफ प्रोसेस के जो एवरीडे हो रही होती हैं। मेंटेनेंस की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमें डैमेज और ब्रेकडाउन से बचना है। अब बच्चों आपको पता होगा, आप इसको नोट कर लीजिए और आपको बता देते हैं आगे कि हम जो है हमें क्या होता है, किसी भी फंक्शन को करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है स्टूडेंट्स? फूड से, जो कि हम कहाँ से ले रहे होते हैं? आउटसाइड। कुछ हम खाते हैं, फिर उस जो हमने खाना खाया, जो हमने फूड लिया, उसको हमारी बॉडी स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करती है और फिर हम उससे एनर्जी को ड्राइव कर रहे होते हैं। और फिर उससे हम लास्ट में एनर्जी को ड्राइव कर लेते हैं। किससे? फूड से। इसी प्रोसेस को, फूड से एनर्जी ड्राइव करने को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है इस चैप्टर की, जिसे हम डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन। तो क्या होता है कि हम बाहर से फूड को लेते हैं, उस फूड को सिंपलर में उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर पार्टिकल्स में। जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन होने के बाद हम उससे एनर्जी ड्राइव करते हैं। इस एनर्जी ड्राइव, फूड से एनर्जी ड्राइव को ही न्यूट्रिशन। और हाँ बच्चों, जब हम इस फूड को ले रहे होते हैं तो ये न्यूट्रिशन हो गया, फूड को ईट कर रहे हैं। अब क्या होता है कि फूड को ईट करते हैं, फिर उससे हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, वो तो न्यूट्रिशन। लेकिन फूड इसी सीरीज़ में जब हम उससे कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये एक केमिकल रिएक्शन की सीरीज़ होती है। इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, कुछ रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। तो जो मेन रिएक्शन है कि हमने जो फूड से जो लिया कंपोनेंट, जो हमने एब्जॉर्ब किया,
उसको हम ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन कर देते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है। उस प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं स्टूडेंट्स? रेस्पायरेशन। अभी आप इस अगर ये समझ आया तो ठीक, नहीं आया हो तो भी ठीक, क्योंकि हम आगे रेस्पायरेशन ही पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अभी आप इतना नोट करिए, फिर धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। और अभी स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। आपने इसको नोट कर लिया हो स्टूडेंट्स। अभी चलते हैं न्यूट्रिशन पे, न्यूट्रिशन पार्ट को डिस्कस करते हैं। आपको इधर से ये चैप्टर पढ़ने के बाद इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं बचेगा, आपको लाइफ प्रोसेस एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। अच्छा बच्चों, न्यूट्रिशन में देखें कि हम लोग फूड कैसे लेते हैं और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें फूड का प्रोसेस क्या है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा आपको बताते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका पूरा बॉडी सरफेस ही एनवायरनमेंट के साथ जो होता है कनेक्शन में होता है, कनेक्ट होता है, या फिर हाँ तो वो क्या होता है डायरेक्टली फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि उनके सारे सेल्स ही उसके कांटेक्ट में होते हैं एनवायरनमेंट के। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में जाएं, जैसे एनिमल्स, हम हैं ह्यूमन बींग्स, तो हमारे सारे सेल्स बॉडी के जो है कांटेक्ट में नहीं होते एनवायरनमेंट से, जिससे कि डायरेक्टली न्यूट्रिशन हम नहीं ले सकते हैं। तो हमारे न्यूट्रिशन और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की नीड ज़रूरत होती है लिव होने के लिए। वी नीड एनर्जी टू लिव। और मैंने आपको बताया एनर्जी हम लोग कहाँ से लेंगे? आउटसाइड से फूड लेंगे और फूड से हमें एनर्जी मिलेगी। जैसे हम फूड लेंगे और फूड से ही हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। ऐसा हर किसी का ही है, चाहे हम बात कर लें हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी, तो उनको भी फूड चाहिए, वो उससे एनर्जी ड्राइव करेंगे, लाइक अमीबा और पैरामीशियम। चाहे फिर हम प्लांट्स लें, तो प्लांट्स में क्या है, वो खुद का फूड खुद ही बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। उस पर भी अपन अभी डिस्कशन पे जा रहे हैं, लेकिन उनको भी कुछ रॉ मटेरियल्स की वहाँ पे ज़रूरत होती है। आप इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स, फिर अपन इसमें आगे चलते हैं और देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे चलते हैं, इसको रब कर दें स्टूडेंट्स। चलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। पहला टाइप है न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में होता है, दे मेड देयर फूड, मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो होते हैं वो उनका फूड खुद बना रहे होते हैं, इसलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। लेकिन इनको भी किसी फूड की ज़रूरत है, तो इनको रहती है सिंपल फूड की रिक्वायरमेंट। सिंपल फूड्स इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक इनको तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़रूरत है। लाइक इनको ज़रूरत है स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ही सुनते हुए आपको एक प्रोसेस याद आई होगी कि सर फोटोसिंथेसिस होती है, तो आप इतना नोट कीजिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, फिर अपन पूरा रब करके फोटोसिंथेसिस पे चलते हैं। आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स जल्दी से, फिर चलते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस। आपने इतना नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, इसको पूरे को ही रब कर देते हैं, बोर्ड भी कवर हो रहा है। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन चल रहा था, जिसमें
प्लांट्स ने क्या लिया, सिंपल इनऑर्गेनिक फूड्स को लिया, है ना, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिया फूड्स के तौर पे, फूड के तौर पे भी नहीं, रॉ मटेरियल के उस पे लिया, बेसिस पे, रॉ मटेरियल के उस पे लिया। डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस बाय विच प्लांट कैन प्रोड्यूस देयर फूड और एनर्जी। उनकी एनर्जी और जो फूड है वो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो बना रहे होते हैं। तो मेक देयर फूड, मेक देयर फूड और एनर्जी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी इक्वेशन लिख लें। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है तो आप रॉ मटेरियल नोट कर लीजिए। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे एटमॉस्फेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर या फिर एयर, और वो लेंगे वाटर फ्रॉम रूट्स। ये दो तो इनके स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट वो होते हैं, क्या, बहुत इंपॉर्टेंट दो रॉ मटेरियल होते हैं। आप इनको नोट करिए, फिर इसकी इक्वेशन लिखवाते हैं आपको फोटोसिंथेसिस की। अच्छा, यहीं लिख लेते हैं एक इक्वेशन भी कि क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इधर पे दो चीज़ों की ज़रूरत और होती है स्टूडेंट्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसके प्रेजेंस में होती है ये? रॉ मटेरियल है इसके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन टू थिंग्स की भी ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देते हैं सनलाइट क्लोरोफिल। इन दो की प्रेजेंस में क्या होगा, बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बाहर निकलेगी प्लस वाटर बाहर निकलेगा। ये तीन चीज़ें बनेंगी। ये क्या बन गया पहले नंबर पर, ग्लूकोज। आप इतना नोट करिए स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस के बारे में, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, प्लांट्स ने अपना फूड मेक कर लिया, प्लांट्स ने अपना फूड बना लिया, अपनी एनर्जी बना ली सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इन्होंने एटमॉस्फेयर से लिया, और वाटर जो कि उन्होंने रूट्स के थ्रू लिया, और उन्होंने क्या किया, इन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज फॉर्म कर लिया, ऑक्सीजन और वाटर। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जो कि हम ह्यूमंस उसको ले लेते हैं, हम उसको ब्रीथ करते हैं, है ना। तो आप इसको नोट करिए स्टूडेंट्स, फिर इसमें आगे चलते हैं। आपने इतना नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, इसको रब करते हैं और आगे चलते हैं। ये तो हो गई स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या था, प्लांट्स अपना फूड खुद बना रहे थे, अपनी नीड्स, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड एंड अदर नीड्स जो है एनर्जी की नीड को फुलफिल कर रहे थे थ्रू व्हाट, फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्लांट्स फुलफिल देयर कार्बन डाइऑक्साइड डिमांड एंड एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। और हमने फोटोसिंथेसिस को भी देख लिया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स इसके आगे कि क्या 3 स्टेप्स होती हैं जो प्लांट्स हमेशा करते हैं। 3 ऐसी कौन सी प्रोसेस हैं जो प्लांट्स इनके लिए करेंगे। पहले तो वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब। सेकंड होगी कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी को हम शॉर्ट फॉर्म में EN लिख रहे हैं, टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होगा, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर
इनटू, दो चीज़ें बनेंगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरी प्रोसेस जो होगी इसी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड वो होगा रिडक्शन ऑफ कार्बन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू उनका जो बनेगा ग्लूकोज, है ना। इतना 3 स्टेप्स आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये 3 स्टेप्स प्लांट्स हमेशा करते हैं, हमेशा ये 3 स्टेप करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आपने इसको नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक बता दें कि अभी ये जो ग्लूकोज बना ना फोटोसिंथेसिस में, वो ग्लूकोज क्या था, कार्बोहाइड्रेट। अब इस कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन होता है, क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। ये जो कार्बोहाइड्रेट बना लिया उसने, कार्बोहाइड्रेट, ये हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा C6H12O6, ये है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी। अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ आपको बता दें कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर कर लेते हैं, और जब भी उनको ज़रूरत लगती है वो इस स्टार्च को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं थ्रू रेस्पायरेशन। तो ये आप इसको ध्यान में रखिए कि स्टार्च जो है वो इनका स्टोरेज फॉर्म है एनर्जी का, कार्बोहाइड्रेट का। एक कार्बोहाइड्रेट ही बाद में एनर्जी में कन्वर्ट होगा और प्लांट्स को उनके फंक्शंस के लिए एनर्जी देगा। तो आप इतना नोट कर लीजिए किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये भी आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और फोटोसिंथेसिस मैंने आपको लिखवाई दी जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है। अब अपना लास्ट जो मतलब लास्ट नहीं, नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है कि प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर रब कर देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आपको बताते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, उसमें हम आपको बताएंगे कि जो प्लांट्स हैं वो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ले रहे हैं ना। तो इसमें किसका रोल होता है स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों को तो पता होगा, 8th क्लास में ही पढ़ते हैं, 9th में ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है कि लीव्स, इनमें लीव्स का रोल होता है। लीव्स के अंदर होते हैं स्टोमेटा। क्या होते हैं? स्टोमेटा, जो कि हेल्प कर रहे होते हैं, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज एज वेल एज एक और चीज़ करते हैं, गैसियस एक्सचेंज एज वेल एज लॉस ऑफ वाटर। ये दो चीज़ों में तो स्टूडेंट्स हेल्प कर ही रहे होते हैं हमारी। कौन? जो स्टोमेटा होते हैं। इन स्टोमेटा की अच्छा ओपनिंग कैसे होती है और क्लोजिंग कैसे होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये स्टोमेटा जो होते हैं ना, वो लीव्स में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग। एक दिखा देते हैं क्लोजिंग वाला और एक दिखा देते हैं ओपनिंग वाला। ये तो हो गया ओपन वाला। ये हो गया स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर, जहाँ पे स्टोमेटा ओपन है। ये जो है ये हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। ये जो है ये है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट लिख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट। और ये रहा स्टोमेटल पोर, है ना स्टूडेंट्स। अब ये तो हो गया ओपन वाला, इसको आप लिख लीजिए ओपन। अब एक दिखाते हैं आपको क्लोज वाला।
ये क्लोज्ड, लेबलिंग वही की वही है। इसे कैसा है, क्लोज्ड, मतलब यहाँ से कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, और ये है ओपन, तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। ये है ओपन स्टोमेटा और ये है क्लोज्ड स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा में गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, तो स्टोमेटा की ही मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही होती है और ऑक्सीजन बाहर आ रही होती है, जो कि हम लोग हमारे हेल्प आ रही होती है, मतलब ह्यूमन बींग्स के को मदद कर रही होती है। तो यहाँ से ही कार्बन डाइऑक्साइड जा रही होती है, ऑक्सीजन आ रही होती है, लॉस ऑफ वाटर भी यहीं से हो रहा होता है। आप इतना नोट करिए। अच्छा, ये जो ओपनिंग है वो गार्ड सेल की स्वेलिंग की वजह से है। गार्ड सेल की किसकी वजह से, स्वेलिंग, है ना। वाटर फ्लो हो जाता है इनके थ्रू, तो गार्ड सेल स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, तो वो ओपन हो जाते हैं। और ये जो क्लोजिंग है वो होती है श्रिंकिंग की वजह से। श्रिंकिंग ऑफ गार्ड सेल अगर हो गई तो फिर क्या होता है कि ये स्टोमेटा जो है वो ऑफ हो जाते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। और जब स्वेलिंग हो जाती है, जब इनके अंदर पानी फ्लो होने लगता है, वाटर फ्लो होने लगता है, तो ये ओपन हो जाते हैं। इतना आप नोट करिए स्टूडेंट्स। गार्ड सेल स्वेल होंगे तो स्टोमेटा ओपन होगा, और गार्ड सेल श्रिंक होंगे तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट्स। इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप। फिर आगे चलते हैं इसी वीडियो में और कुछ और टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हमारा है यहीं पे होता है हमारा ख़त्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारा यहीं पे होता है फिनिश। प्लांट्स से रिलेटेड सारी बातें होती हैं ख़त्म। प्लांट से रिलेटेड हमने क्या देखा कि वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी की डिमांड जो है वो फोटोसिंथेसिस से पूरा कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल की भी रिक्वायरमेंट होती है। सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यही उनकी रिक्वायरमेंट्स है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो वो क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, जो कि किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नॉट मेक देयर ओन फूड, यहाँ पे वो अपना फूड खुद बना रहे थे। नॉट मेक देयर ओन फूड मीन्स डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स। डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स, किस पे डिपेंड होंगे स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट ये होंगे, यानी कि प्लांट्स पे ये डिपेंड होंगे। अच्छा, ऑटोट्रॉफ्स सिर्फ प्लांट्स ही नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना, ऑटोट्रॉफ्स, तो है ना, उन पे ये डिपेंड करेंगे। तो हेटेरोट्रॉफिक में क्या होंगे, सारे एनिमल्स आ जाएंगे, है ना, एनिमल्स, ह्यूमंस, फंजाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें बच्चों हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने देखा कि दो और आते हैं। एक आता है सेप्रोट्रॉफिक। ये अपनी एनर्जी के लिए, फॉर फूड या एनर्जी एक ही बात है, डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन डेड मटेरियल, ब्रेड मोल्ड, सड़ी गली चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, है ना। कोई डेड मटेरियल है, सड़ा गला मटेरियल है, कोई ब्रेड मोल्ड हो गई है, तो उन पर डिपेंड करते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं फंजी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आप इतना नोट करिए। फिर सेप्रोट्रॉफिक के बाद, सेप्रोट्रॉफिक कौन से ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड मटेरियल एज वेल एज ब्रेड मोल्ड वगैरह पे डिपेंड कर रहे हैं, सड़ी गली चीज़ों पे जो अपने फूड के लिए, एनर्जी के लिए डिपेंड हैं, वो होते हैं सेप्रोट्रॉफिक, दैट इज फंगी। हेटेरोट्रॉफिक तो वैसा ही किस पे डिपेंड है, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड है, अपने फूड के लिए, अपनी एनर्जी के लिए। इतना आप नोट कीजिए। फिर आपको बताते हैं कि पैरासाइटिक क्या होता है।
अभी तो सेप्रोट्रॉफिक में तो ये डेड पे ही डिपेंड कर रहे हैं। अब सेप्रोट्रॉफिक पैरासाइटिक एक और टाइप है इसी में हेटेरोट्रॉफिक में, आप इतना नोट करिए फिर आपको पैरासाइटिक बताते हैं इसमें। पैरासाइटिक थोड़ा और हाई लेवल वाला बंदा है। पैरासाइटिक जो है वो क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेगा, है ना, विथआउट किलिंग द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द, नहीं क्या होता है ये अदर ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे। डिपेंड किस पे करते हैं? अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं विथआउट किलिंग देम। पैरासाइटिक किसको डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स? अपन पैरासाइटिक को डिस्कस करने वाले हैं। पैरासाइटिक डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म for energy, food without killing them, उनको किल नहीं करते हैं without killing them, है ना। इनका एग्जाम्पल हो जाता है कस्क्यूटा। अमरबेल सुना है? अमरबेल जो होती है वो दूसरे प्लांट्स पे चढ़ती चली जाती है, उनसे ही लेती रहती है अपना, बस उनको किल नहीं करती है, उन पे ही ग्रो हो जाती है अमरबेल और उनसे न्यूट्रिशन फूड लेती रहती है। अच्छा आपने सुना होगा टिक्स, जो कि एनिमल्स पे लगी होती हैं, काऊ वगैरह बफेलो, उस पे जो उनको कहते हैं कि क्या कहते हैं, किल्ली लग गई है हिंदी में कहते हैं, तो वो टिक्स होती हैं जो कि न्यूट्रिशन लेती रहती हैं, उनको किल नहीं करते हैं। लीसेस आपने सुना होगा, जू जो हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, जुएँ वगैरह, है ना, तो वो लीसेस क्या कर रहे होते हैं? न्यूट्रिशन तो ले रहे होते हैं लेकिन हमको किल नहीं कर रहे होते। तो ये कौन सा न्यूट्रिशन हो गया? पैरासाइटिक हेटेरोट्रॉफिक में ये हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बताते हैं जो कि है अमीबा। अमीबा आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है। पैरासाइटिक क्या है? जो कि डिपेंड कर रहे हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे उनकी फूड और एनर्जी के लिए विथआउट किलिंग देम आर कॉल्ड पैरासाइटिक। कस्क्यूटा एंड टिक्स, लाइसेस आर द एग्जाम्पल। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आपने नोट कर लिया होगा, रब कर देते हैं। और अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अमीबा। अमीबा क्या करता है? फूड पार्टिकल को लेता है, फिर फूड वैक्यूल फॉर्म करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपलर वन और डिफ्यूज कर लेता है साइटोप्लाज्म में। यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं ह्यूमन पे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो इनमें क्या होगा देखिएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या? अमीबा देखते हैं। अमीबा और एक पैरामीशियम है। पैरामीशियम तो सीलिया की हेल्प करता है। अमीबा का क्या है? अमीबा का एक डायग्राम ले लेते हैं ज़रा सा, कुछ इस तरीके से का रेगुलर उसका वो होता है। यहाँ पर उसका जो है न्यूक्लियस, वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे फूड पार्टिकल है, उस फूड पार्टिकल को, है ना, अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के पास लाएगा, उसके पास जाएगा और उसको अंदर ले लेगा। जैसे मान लीजिए इसने ये अपनी ये उसने लिया, इस फूड पार्टिकल को यहाँ पे ले आया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के। अगली बार क्या होगा कि इसमें वो डायरेक्ट अपने बॉडी के ही अंदर कर लेगा। ये उसने फूड पार्टिकल को अंदर कर लिया, ये उसका न्यूक्लियस, और ये हो गया अमीबा, अंदर कर लिया। अब क्या करेगा, इस अंदर जाने के बाद ये क्या उसने फॉर्म कर लिया? फूड वैक्यूल। इधर लिख देते हैं, ये फूड पार्टिकल ये फॉर्म कर लिया उसने फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या कर रहा होगा, ये इस फूड पार्टिकल को सिंपलर फॉर्म में ये तोड़ रहा होता है। सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के बाद क्या होता है लास्ट में स्टूडेंट्स, वो अपने साइटोप्लाज्म में उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं, उसके अंदर जो भी फूड के अंदर एनर्जी वाले कंपोनेंट थे, उनको वो अपने साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर लेगा, और जो बाकी के पार्टिकल्स होंगे उनको अपने सरफेस पे ले जाके आउट मूवमेंट करा देगा। तो ये इसका होता है, पहले फूड पार्टिकल के पास जाएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करेगा, उससे फूड पार्टिकल को अंदर लेगा,
फूड वैक्यूल फॉर्म करेगा। उस फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड पार्टिकल था उसको सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करेगा। सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करने के बाद वो जो भी न्यूट्रिशन उससे निकलेगा, जो भी कंपोनेंट निकलेंगे, उसको अपने साइटोप्लाज्म, ये उसका साइटोप्लाज्म है, उसके साइटोप्लाज्म में वो डिफ्यूज़ कर लेगा। और डिफ्यूज़ करने के बाद वो फिर क्या करेगा, जो भी मतलब बेकार कंपोनेंट होंगे, उसके काम के नहीं होंगे, उनको वो बाहर मूव कर देगा। इसका डायग्राम आप बना लीजिए स्टूडेंट्स। फिर हम आपको इसमें आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे ये भी फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल। तो ये थी बच्चों हमारे प्यारे अमीबा की कहानी कि अमीबा भाई कैसे खाने को खाते हैं। फूड पार्टिकल लेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करेंगे, फूड वैक्यूल बना लेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे उसमें सिंपलर कंपोनेंट्स में, करने के बाद वो अपने साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ कर लेंगे। जो भी बचा कुचा मटेरियल होगा उसको बाहर पहुंचा देंगे। अब हम आपको बता देते हैं एक और यूनिसेलुलर पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम क्या करता है उसके बारे में आप सुन लीजिए बस स्टूडेंट्स। पैरामीशियम जो होता है उसमें सीलियाज होते हैं। तो उसमें एक ही जगह स्पॉट होता है जहाँ से फूड बॉडी के अंदर एंटर कर रहा होता है उसकी, तो उस पॉइंट तक उसके सीलिया जो होते हैं, उसकी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ इस तरीके का दिखता है पैरामीशियम, नहीं यहाँ कुछ इस तरीके से उसके पास एक स्पॉट होता है, मतलब इस तरीके से होता है। तो यहाँ एक स्पॉट होता है और इसके सारे तरफ सीलियाज होते हैं, स्मॉल स्मॉल हेयर्स। तो ये इन स्मॉल हेयर्स की मदद से उस फूड पार्टिकल को मूव कराता हुआ अपने उस स्पॉट तक ले आता है। उस स्पॉट पर लाने के बाद वो क्या करता है, उस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है और फिर अमीबा की तरह वही साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ कर लेता है। तो इस तरीके का पैरामीशियम दिखता है, वो भी यूनिसेलुलर ही होता है और अमीबा की तरह अपने फूड को अंदर ग्रास्प करता है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन या तो आएगा फोटोसिंथेसिस से, जिसमें आपसे रॉ मटेरियल पूछेंगे या फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पूछेंगे, या फिर अमीबा का न्यूट्रिशन पूछेंगे। वो भी मैंने आपको बता दिया कि क्या करता है, वो फूड पार्टिकल को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से अंदर ले लेता है, फिर उसको फूड वैक्यूल में चेंज कर लेता है और फिर उससे डिफ्यूज़ कर लेता है न्यूट्रिशन। फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक से पूछेंगे कि ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक क्या है, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर वो पूछेंगे आपसे जो टॉपिक अब आ रहा है, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स। यहाँ से क्वेश्चन आपके में ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी रहेगा। इसके बाद फिर रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। हम बच्चों आराम से डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे जितने भी बॉडी फंक्शन है उनको हमको करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी हम कहाँ से लेंगे, फूड से लेंगे। कहाँ से लेंगे स्टूडेंट्स, फूड से लेंगे। अब हम आपको फूड से लेंगे, पहले हम फूड का इंटेक करेंगे, इंटेक ऑफ फूड करेंगे, बॉडी के अंदर जाएगा। जैसे ही माउथ के अंदर पहुँचेगा हमारे टीथ और टंग अपना काम करने लगेंगे, और हम आपको डायग्राम के थ्रू एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आप इतना तो नोट कर लीजिए माउथ और वगैरह वगैरह के बारे में। सबसे माउथ से क्या होगा, इनटेक ऑफ फूड होगा। यहाँ पे इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। और टीथ क्या करेंगे, टीथ करेंगे स्टूडेंट्स ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फॉर्म्स, सिंपल फॉर्म्स। वो इसमें उनका ब्रेक डाउन कर देंगे, किसका, फूड का, जो भी हमने इनगल्फ किया है, इनटेक किया है, उसका एक ब्रेक डाउन करेंगे टीथ। आप इतना नोट करिए, फिर आपको डायग्राम के थ्रू पूरा बहुत अच्छे से बता देते हैं कि कैसे क्या होगा इस प्रोसेस में। आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। इस पूरे को रब करते हैं डायग्राम के थ्रू, आपको पूरा क्लियर कर देंगे। इसमें आपको स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक स्टेप इसमें इम्पोर्टेंट होगी। सबसे पहले आपको डायग्राम दिखा देते हैं जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो कि हमारा फूड कैसे कैसे मूव करता है। यहाँ पे ये होगा डायफ्राम, डायफ्राम, यहाँ पे हमारा लीवर बन रहा होगा,
यहाँ पर नहीं, वो यहाँ पे खुल रहा है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर। फिर यहाँ पे नहीं स्टूडेंट्स, इसको अपन यहाँ पे करते हैं। ये अपना हो गया गॉल ब्लैडर। थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे साफ नहीं बना, इसको थोड़ा सा रब करते हैं। डायग्राम बहुत गड़बड़ हो रहा है। डायग्राम थोड़ा अच्छा ना बने स्टूडेंट्स, तो भी आप समझ लीजिएगा। नहीं, ये इस तरीके से है स्टोमक। यहाँ पे जो है अपना गॉल ब्लैडर है। डायग्राम अच्छा ना बने तो आप ये मत कहना सर का डायग्राम अच्छा नहीं है। तो डायग्राम ये हो गया अपना इधर पे, ये लीवर, ये हो जाएगा लीवर, ये हो जाएगा गॉल ब्लैडर। यहाँ पे बन जाएगी पेनक्रियास, ये पेनक्रियास हो गई। यहीं पे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हम बना देते हैं। डायग्राम स्टूडेंट्स थोड़ा सा रफ ही बन पाएगा, आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से ये रही अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। इसको आपको एक एक करके इसकी सारी चीज़ें डिस्कस कराते हैं। यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स अपना माउथ, ऊपर यहाँ से फूड आ रहा होगा, ये होगा फूड पाइप, जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं, ईसोफेगस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा डायफ्राम में जो कि अभी न्यूट्रिशन में अपन को कुछ नहीं बताया, वो अपने काम आएगा रेस्पिरेशन में। ये हो जाएगा स्टोमक, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, ये रही अपेंडिक्स। इस डायग्राम को स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा रफ डायग्राम आप बना लीजिए, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना आए समझने में, है ना। आप इस डायग्राम को जो है ड्रॉ कर लीजिए, रफ सा डायग्राम। मैंने भी एक रफ डायग्राम ही बनाया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मतलब बना लीजिए, कॉपी ड्रॉ कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्या होता है जब फूड हम माउथ से इनटेक कर लेते हैं, तो फूड जो जाता है वो जाता है पहले माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड, वहाँ से हमें मिलता है सलाइवा, जिससे हमारी टंग हमारी हेल्प करती है फूड, जो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड जो टीथ ने ब्रेक डाउन कर दिया, उस सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड को मिक्स करने में किसके साथ, अपने सलाइवा के साथ मिक्स करने में टंग हेल्प करती है। फिर वहाँ वो मिक्स होने के बाद सलाइवा, अच्छा आप जब भी कोई अपना मनपसंद खाना खाते हैं, है ना, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, कहते हैं मुंह में पानी आ गया, तो पानी ही आना ही सलाइवा होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? सलाइवा होता है वो पानी आना। तो फिर वो पानी सलाइवा आता है। वो सलाइवा क्यों आता है? क्योंकि उसकी मूवमेंट फूड की अच्छे से हो सके फूड पाइप में, इसलिए वो सलाइवा बनता है। और उसमें एक एंजाइम भी होता है सलाइवरी एमेलेस, वो आपको अभी बताएंगे जब नोट कराएंगे। तो सलाइवा मिक्स हो जाएगा, फिर वो फूड यहाँ से मूव करेगा ईसोफेगस से। यहाँ पे होगी कौन सी मूवमेंट? पेरिस्टालसिस मूवमेंट।
इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट से क्या होगा कि ये मस्क्यूलर होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल, इस पूरी कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इधर आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो इस एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे इस मस्क्यूलर होता है, मसल्स होते हैं इसमें, तो यहाँ पे ये मस्क्यूलर प्रेस करेगा, है ना, प्रेस करेगा तो फूड इधर आगे बढ़ जाएगा, ये इस तरीके से प्रेस होगा और फूड यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा। फिर फूड पहुँचता है स्टोमक में। स्टोमक की वॉल्स में होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि अपने सीक्रीशन स्टोमक के अंदर रिलीज कर रही होती हैं। यहाँ पे HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ये सब रिलीज हो रहे होते हैं। फिर इससे जब आगे बढ़ते हैं तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। यहाँ से कहाँ एंट्री हो रही होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसको आप यहाँ ना लेके यहाँ लीजिए, है ना, ये। तो इसके बाद कहाँ एंट्री हो रही होती है? इस स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर एंट्री कहाँ हो रही होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस से फूड बाहर हो जाएगा। अभी मैंने आपको रफ एक्सप्लेन किया, अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि किसका क्या फंक्शन है। इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स। आपने इसको ड्रॉ कर लिया होगा, नहीं भी किया हो तो आपकी बुक में ये ड्रॉ है। अब जल्दी से स्टूडेंट्स फटाफट सारी ग्लैंड्स और सारे सीक्रीशन को जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ पे थे? टंग। टीथ का हमने रूल देख लिया था, है ना। और हम सलाइवरी ग्लैंड, ये भी हमारे माउथ में ही होती हैं। ये क्या रिलीज करती हैं? सलाइवा। और इस सलाइवा में क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज होता है, जिसका फंक्शन क्या होता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करना, है ना। स्टार्च का डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। पूरा डाइजेशन नहीं होता स्टार्च का डाइजेशन, लेकिन यहीं से स्टार्ट हो जाता है सिंपलर फॉर्म में स्टार्च यहीं से डाइजेस्ट होने लगता है। और जो टंग है वो मिक्सिंग में हेल्प करती है। मिक्स सलाइवा विथ फूड। कौन मिक्स करती है? टंग हेल्प करती है मिक्स करने में सलाइवा विथ फूड। और सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, यहाँ से सलाइवा रिलीज होता है और सलाइवरी अमाइलेज रिलीज होता है, जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। आप इतना नोट करिए स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको बताया था कि इधर माउथ के बाद सीधा फूड ईसोफेगस में जाएगा। तो ईसोफेगस में क्या होगा? मैंने आपको बता दिया था। ईसोफेगस यहाँ पे लिख देते हैं। ईसोफेगस, अगला क्या होगा? ईसोफेगस। वहाँ पे क्या होगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो क्योंकि मस्क्यूलर होता है, इस तरीके से मूवमेंट होता है, बार बार बंद होता है, बार बार ऐसे मस्क्यूलर मूवमेंट होता है, तो फूड नीचे मूव कर जाता है ना। और अब हम चल रहे हैं स्टूडेंट स्टोमक पे। आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो यूट्यूब पे पॉज का बटन है, उसको दबा के आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं स्टोमक की तरफ कि स्टोमक का क्या रोल है। स्टोमक में स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा देर तक हमारा फूड स्टोर रहता है, अप टू 4 आवर्स। 4 आवर्स तक हमारा फूड जो है वो स्टोमक के अंदर स्टोर रहता है स्टूडेंट्स। मैंने आपको बता दिया कि हाँ कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब चलते हैं स्टोमक पे। स्टोमक को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। स्टोमक में क्या होता है स्टूडेंट्स? इन वॉल्स क्या प्रेजेंट होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या कर रही होती हैं? रिलीज सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूसेस। इन गैस्ट्रिक जूसेस में क्या होता है? 3 चीज़ें होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, पेप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, और लास्ट दैट इज म्यूकस प्रिवेंट स्टोमक वॉल फ्रॉम एसिड एक्शन।
अच्छा अच्छा, ये एसिड क्यों है? आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि सर ये एसिड क्यों है, ये एसिड हमारी बॉडी में क्यों रिलीज़ हो रहा है, जबकि एसिड हमारे लिए हार्मफुल होता है। ये एसिड इसलिए स्टूडेंट्स रिलीज़ होता है ताकि अगर कोई बैक्टीरिया या कुछ है ना अनवांटेड अंदर आ गया हो तो वो किल हो जाए। बैक्टीरिया किलिंग वगैरह करने के लिए ये रिलीज़ होती है HCl। जो भी अनवांटेड चीज़ें आ जाती हैं वो यहीं पे HCl उसको किल कर देता है। फिर पेप्सिन, गैस्ट्रिक जूसेस में पहला HCl था, मैंने आपको उसका फंक्शन बता दिया, किलिंग बैक्टीरिया। पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा स्टोमक में। क्वेश्चन आ जाता है कि स्टोमक में कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, तो पेप्सिन। फिर म्यूकस होता है, एक ऐसी लेयर होती है जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर रहे होते हैं, जो कि हमारे स्टोमक को HCl से बचाता है। नहीं तो HCl अगर स्टोमक की लेयरिंग में लग जाएगा तो उसमें क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, स्मॉल स्मॉल होल्स हो जाएंगे और फिर कई बीमारियां, अल्सर की बीमारी ऐसी कॉज हो जाती है, अल्सर जैसी डिसीजेस होती हैं। तो म्यूकस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप इतना नोट करिए। फिर स्टोमक के बाद चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्टोमक आपने स्टूडेंट्स नोट कर लिया होगा, 3 ही थे गैस्ट्रिक जूसेस, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब चलते हैं स्टूडेंट, स्टोमक से फूड कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या होगा स्टूडेंट, जब स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन जा रहा होगा फूड, तो आप बताइए कि फूड कैसा है, अभी एसिडिक में है, कैसा है अभी फूड, आप लोगों को पता है अभी फूड कैसा है, एसिडिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन फूड तो अभी कैसा है कि वो एसिडिक पीएच में है, कैसा है, एसिडिक पीएच में है। अच्छा, एसिडिक पीएच HCl क्यों दे रहा था, क्योंकि पेप्सिन वर्क, इधर पे लिख देते हैं, पेप्सिन वर्क इन एसिडिक पीएच, इसलिए वो पीएच कैसा था वहाँ पे, एसिडिक करने के लिए कौन था, HCl था वहाँ पे, है ना। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन डाइजेशन करने के लिए वो एसिडिक पीएच में ही एक्टिव होता है, एक्टिवली वर्क करता है, इसीलिए था। अभी आ गए हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक फूड आएगा, एसिडिक जो फूड होगा उसको रिमूव करेगा, एसिडिटी को रिमूव करेगा कौन, बाइल, जो कि गॉल ब्लैडर से, कहाँ से आ रहा होगा, बाइल जूस आ रहा है गॉल ब्लैडर से, जो कि लीवर में था। मैंने आपको डायग्राम बनाया था ना, डायग्राम में था, ये लीवर है, इसमें एक अंदर गॉल ब्लैडर था, उस गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होगा, वो रिमूव करेगा एसिडिटी रिमूव बाय बाइल। और ये एक और काम करेगा स्टूडेंट्स, फैट्स को भी, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में कर देगा, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स टू स्मॉल, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स टू स्मॉल। एक तो ये काम करेगा, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फ्लैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, ये है ना। और दूसरा काम करेगा ये कि एसिडिटी ऑफ फूड को ख़त्म कर देगा। आपने ये नोट कर लिया होगा, पेप्सिन वर्क इन एसिडिक पीएच, इसको भी नोट कर देते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ पे। ये तो थे हमारे बाइल जूसेस जो कि आ रहे थे एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, क्या आ रहे थे, बाइल जूसेस। अब दूसरा एक और ग्लैंड होता है जो कि होता है पेनक्रियास, तो वो देता है पेनक्रियाटिक जूसेस, पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाटिक जूसेस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो उनमें होता है ट्रिप्सिन, तो वो किस में हेल्प कर रहा होता है, प्रोटीन डाइजेशन, ये भी प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा। कुछ प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया स्टोमक में विद द हेल्प ऑफ व्हाट, पेप्सिन, और कुछ प्रोटीन डाइजेशन हो जाएगा कहाँ पे, ये बच्चों थोड़ा सा अलग अलग है, प्रोटीन है डाइजेशन, है ना। और एक और होता है लाइपेज, जो कि फैट को इमल्सीफाई करेगा, इमल्सिफिकेशन। ये बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आप इनको बहुत अच्छे से नोट करती रहिएगा कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करेगा, है ना, और प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को पेनक्रियाटिक जूस से, और लाइपेज को फैट्स को इमल्सिफिकेशन ऑफ व्हाट, फैट्स कौन करेगा, दैट इज लाइपेज। इतना आप नोट करिए स्टूडेंट्स, फिर आपको इसमें और आगे ले चलते हैं। तो ट्रिप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लाइपेज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, और बाइल का हमने रूल पढ़ लिया क्या है, लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है और एसिडिटी ऑफ फूड को रिमूव कर देता है जो कि स्टोमक से आ रही है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसको रिमूव कर देते हैं। अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हमने
इतना पढ़ लिया कि पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के बारे में। अभी थोड़ी सी और रह गई। इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती हैं। इंटेस्टाइन में क्या होती हैं? इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती हैं। यहीं पर डाइजेशन का कंप्लीशन हो रहा होता है। कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन, कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन, ऑफ डाइजेशन, यहीं पे हो जाता है डाइजेशन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। और जो प्रोटीन्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अमीनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। और जो हमारे फैट्स थे वो फैटी एसिड्स में, प्लस ग्लिसरॉल, इनमें वो कन्वर्ट हो जाएंगे। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कौन कन्वर्ट हो जाएंगे? फैट्स। आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर जल्दी से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसमें आपको एक और चीज़ बतानी है, विलाई। इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या होगा? जब पूरा डाइजेशन हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, तो अब क्या बचा? एब्जॉर्प्शन बचा। एब्जॉर्प्शन बाय विलाई। मतलब क्या होता है कि जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है तो अब उसका क्या करना है? एब्जॉर्प्शन करना है। तो वो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब्ड हो जाता है डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्ट हो गया ना फूड, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ विलाई। ये विलाई क्या होती है? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों होते हैं? ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। इस तरीके से इस वॉल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर व्हाट? फॉर एब्जॉर्प्शन, फॉर एब्जॉर्प्शन। फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए ये क्या कर देते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। और विलाई क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है डाइजेस्टेड फूड को, यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल इस विलाई से स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर रब करते हैं, रब कर देते हैं स्टूडेंट। अब क्या होगा कि जब फूड डाइजेस्ट हो गया, पूरा डाइजेशन कंप्लीट, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब क्या होगा? बस लास्ट बच रहा है स्टूडेंट्स हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब फूड कहाँ चला जाता है? वहाँ से एब्जॉर्ब होने का जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर वहाँ पे क्या होता है? वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स। जितना भी वाटर उस मटेरियल अनडाइजेस्टेड वॉल्स फ्रॉम मटेरियल, जो भी मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में है उससे जितना भी वाटर होता है वो रिमूव कर लिया जाता है। जितना भी वाटर होगा उस मटेरियल में जो लार्ज इंटेस्टाइन में है वो सारा वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में रिमूव कर लिया जाता है। और इसी वाली लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रिमूव हो जाता है, रिमूव और एक्सक्रीटेड फ्रॉम व्हाट? लास्ट पार्ट, दैट इज एनस। एनस हमारा एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट था। ये एलिमेंट्री कैनाल यहीं पे फिनिश होती है। एलिमेंट्री कैनाल फिनिश, यहीं पे एलिमेंट्री कैनाल फिनिश भी होती है। क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? जितना भी वाटर प्रेजेंट है उस फूड में वो एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बॉडी में चला जाता है वो वाटर एब्जॉर्ब होके, और लास्ट अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो रिमूव हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है फ्रॉम एनस बाय एनल वाल। आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपको हमने जो भी कंसेप्ट इस वीडियो में बताया लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड वो समझ आए हों, ये चैप्टर आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगा हो, न्यूट्रिशन क्लियर हो गया हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।